अब हम बात करते हैं दो महत्वपूर्ण संसाधन, भू संसाधन और मिट्टी। इन संसाधनों की हम बात करते हैं कि यह किस प्रकार से हमारे उपयोग में आते हैं और इन संसाधनों का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए, ये हम समझते हैं। तो हम भूमि की बात करें तो भूमि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। क्यों, किस प्रकार से कि भूमि के ऊपर हम रहते हैं, बिना भूमि के हम कहाँ रहेंगे। इसका मतलब सबसे पहला उपयोग तो ये है कि भूमि हमारे रहने के लिए है, और बहुत सारे आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो हम भूमि के ऊपर ही करते हैं। जैसे हम प्राकृतिक वनस्पति बात करें तो ये भी भूमि के बिना संभव नहीं है। वन्य जीवन, मानव जीवन और बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे परिवहन हो गया, संचार व्यवस्था, ये सब की सब किसके ऊपर होती हैं, भूमि के ऊपर ही होती हैं। परंतु हम देखते हैं कि ये जो भूमि है, जो भूमि संसाधन है, वो बहुत ही सीमित संसाधन है। कि पूरे विश्व की बात की जाए तो 130 जो भाग है उसके ऊपर ही भूमि है, बाकी 2/3 क्षेत्र के ऊपर तो जल है। अतः हमारे लिए 1/3 मात्रा में यह उपलब्ध है। और इस 1/3 की बात करें तो इसमें 43% यानी 43% क्षेत्र तो मैदानी भाग है, बाकी 30% पर्वतीय क्षेत्र है, और 27% की बात करें तो यह पठारी क्षेत्र है। तो यह तो 30% और 27% ये हमारे को ज़्यादा काम में नहीं आ रहा है। और हम जो कृषि कर सकते हैं, उद्योग धंधे लगा सकते हैं, वो केवल 43% भाग पर ही कर सकते हैं। अतः जो कुछ उपलब्ध है उसमें से आधा भाग ही हमें कृषि के लिए और उद्योगों के लिए उपलब्ध है। बाकी क्षेत्र है वो भी हमारे काम में आता है, जैसे कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर नदियाँ निकलती हैं, पर्यटन का विकास हुआ है। पठारी क्षेत्र, यहाँ पे बहुत सारे खनिज, जीवाश्म, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हम ओवरऑल बात करें तो जो भूमि संसाधन है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारे बहुत काम में आ रहा है, परंतु यह एक सीमित संसाधन है। अतः हमें इसका बहुत ही सोच समझकर नियोजित ढंग से इसका उपयोग सीखना होगा। अब हम इस उपलब्ध भूमि के भूउपयोग की बात करें तो यह हम यानी कि किन किन कामों में भूमि लगी हुई है। तो वन में भूमि लगी हुई है, बोए हुए क्षेत्र में भूमि लगी हुई है, परती भूमि जिसके ऊपर अभी भूमि के ऊपर कृषि नहीं हो पा रही है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है जहाँ पर हम इमारत बना चुके हैं, सड़क बन चुकी है, उद्योग धंधे लग चुके हैं, तो वो भूमि तो अब कृषि के काम में आने से रही। और कुछ भूमि ऐसी है जो कृषि के लिए अयोग्य है, यानी जिसके ऊपर कृषि हम कर ही नहीं सकते हैं। जैसे हम बंजर भूमि की बात कर लें, या जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष या वन लगे हुए हैं उनकी बात करें, या जहाँ पर चारागाही या अन्य कोई गोचर भूमि है उसकी बात करें, तो इन क्षेत्रों में भूमि का उपयोग हो रहा है। अब भारत में भू उपयोग प्रारूप की बात करें, यानी कि भारत में भूमि का उपयोग किन किन कार्यों में हो रहा है, तो ओवरऑल लगभग देखें तो हाँ, इन सभी कार्यों में ही भूमि का उपयोग हो रहा है। फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। भूमि उपयोग के लिए कुछ कारक होते हैं जिससे भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में हम करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि उस भूमि के ऊपर जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, और वहाँ का स्ट्रक्चर यानी भू आकृति कैसी है। अगर उबड़ खाबड़ है तो वहाँ पे जनसंख्या नहीं रह पाएगी। अगर मृदा उपजाऊ नहीं है तो कृषि नहीं हो पाएगी। जलवायु उपयुक्त नहीं है तो वह रहने के लिए अनुकूल नहीं रहेगी, तो वो भी वहाँ पर उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। बहुत सारे मानवीय कारक हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व है, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं, ये सारी चीज़ें भी भूमि के उपयोग को निर्धारित करती हैं। अगर हम भारत के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो यह 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और इस क्षेत्रफल पर भी बहुत सारे हम देखते हैं, पर्वत है, पहाड़ है, कहीं पठार है, तो बहुत सारा क्षेत्र तो भूमि के कृषि के लिए उपलब्धि नहीं है। और बहुत सारी भूमि हम देखते हैं स्थायी चारागाहों के अंतर्गत आ जाती हैं। कुछ प्रतिभूमि है जहाँ के ऊपर कृषि के लिए वह अनुपजाऊ है, और कुछ क्षेत्र है जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। ये पंजाब और हरियाणा में 80% वगैरह वगैरह, ये सारे एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं कि बताया हुआ है कि कहाँ पर कितना उपयोग होता है। वनों के अंतर्गत भी 33% भूमि ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंतर्गत निर्धारित कर रखी है, लेकिन अभी 33% भूमि पर वन है नहीं, लेकिन इतनी भूमि तो वनों के लिए ही निर्धारित कर रखी है, यानी उपलब्ध भूमि का इतना % हिस्सा तो वनों में होना चाहिए। भू उपयोग में अन्य भाग देखें तो बंजर भूमि है,
या फिर कुछ भूमि है जो गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है, जहाँ पर उद्योग धंधे, सड़क वगैरह ये सब बने हुए हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि भूमि का संरक्षण और इसका नियोजित ढंग से उपयोग हमें करना होगा, और जो भूमि का निम्नीकरण होता है उसका भी हमें संरक्षण करना होगा। अगर हम भूमि संरक्षण और उसके प्रबंधन की अवहेलना करके लगातार उसका उपयोग करते रहेंगे तो भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है और समाज और पर्यावरण के लिए एक गंभीर आपदा हो सकती है। अतः हमें भूमि संसाधनों का संरक्षण करना होगा, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। यदि हम भारत में भूमि निम्नीकरण की बात करें, यानी कि कितनी भूमि है वो निम्नीकृत है, यानी कि हमारे उपयोग में नहीं आ रही है, तो वो हम बात करें कि लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है वह निम्नीकृत है। इस 13 करोड़ का 28% भाग है वो वनों के अंतर्गत आ जाता है, 56% भाग है वह जल अपर्दित क्षेत्र है, यानी कि और शेष लवणीय व क्षारीय भाग है। और दूसरे अगर क्षेत्रों में क्रियाओं में अगर हम देखें तो वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि को निम्नीकृत किया है। यदि भूमि निम्नीकरण की और बात करें तो जो खनन के उपरांत जो खदानें हैं उनको हम खुला छोड़ देते हैं। जैसे हम झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इनकी बात करें तो इन क्षेत्रों में वनों उन्मूलन के द्वारा भूमि निम्नीकरण हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ अति पशुचारण से भूमि निम्नीकरण हो रहे हैं। और बहुत सारे राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ अधिक सिंचाई के कारण यहाँ की जो भूमि है वो निम्नीकृत होती जा रही है, वहाँ पर जल प्लावन की समस्या बढ़ती जा रही है। और जैसे बहुत सारी खनिज प्रक्रियाएं हैं जिसमें जहाँ पर सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूना और शैलखड़ी का प्रयोग करना, तो इन उद्योगों में इनका प्रयोग करने से वायुमंडल में बहुत सारी धूल वगैरह वो चली जाती है, जिससे मृदा के जल सोखने की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि मृदा जल को नहीं रोक पाती है। और औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनके द्वारा जो जल निकासी होती है उनमें अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं वो भूमि के और जल के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। अतः इन सभी कारणों से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें वनों और चारागाहों का उचित प्रबंधन करना होगा, यानी कि बहुत सारे वन लगाने होंगे और चारागाह जो क्षेत्र हैं उनको हमें उनका प्रबंधन करना होगा ताकि हम वनों को ना काटें और पशुओं को ऐसे ही ना चराएं। और पेड़ों की एक रक्षक मेखला यानी शेल्टर बेल्ट का निर्माण करना होगा, जिससे कि ये भूमि का निम्नीकरण ना बढ़े। पशुचारण पर नियंत्रण करना होगा। रेतीले जो टीले हैं उनको कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर उनको रोकना होगा, यानी एक तरह से शेल्टर बेल्ट का निर्माण शेल्टर बेल्ट का लगाकर उनको पेड़ों की एक रक्षक मेखला लगाकर हम इस बढ़ते रेतीले टीलों को हम रोक सकते हैं। जो बंजर भूमि है उसका हमें उचित प्रबंधन करना होगा। खनन के ऊपर हमें नियंत्रण करना पड़ेगा और उद्योगों के द्वारा जो अपशिष्ट निकलता है वहाँ पर हमें उस परिष्करण के लिए यंत्र लगाना होगा। इस प्रकार से हम भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा संसाधन की। यह मृदा भी बहुत ही हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है, यानी कि जो भी वनस्पति उगती है वो मृदा में उगती है। हम अगर कृषि करते हैं तो वो भी मृदा के बिना संभव नहीं हो पाती है। अब ये जो मृदा संसाधन है वो भी बहुत ही सीमित मात्रा में है, और इसको बनने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। एक थोड़े बहुत सेंटीमीटर की मृदा बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं, और अगर ये मृदा का कटाव हो जाएगा तो हम ना खेती कर पाएंगे, ना ही जीवों का पोषण संभव हो पाएगा। अतः हमें मृदा संसाधन का संरक्षण भी अति आवश्यक है। अब मृदा को बनने के लिए जो लाखों वर्षों में बन रही है, तो यह मृदा उच्चावच जनक सेल अथवा जो संस्तर सेल यानी कि जो लेयर्स होती हैं मिट्टी की, वो जलवायु, वनस्पति व बहुत सारे जैविक पदार्थ हैं वो और समय इस मृदा को बनने के लिए मुख्य तत्व हैं। जल की क्रिया, पवन, हिमनद, अपघटन की क्रियाएं, ये सब की सब सारी क्रियाएं हैं वो मृदा को बनने में बहुत ही सहायता प्रदान करती हैं। अब मृदा है वो जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनती है। इन मृदाओं का वर्गीकरण कई प्रकारों में हम कर सकते हैं।
जैसे जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सारी मृदाएं हैं, मृदाओं का प्रकार है जो हम इनको देख लेते हैं एक बार। पहला है जलोढ़ मृदा। यह जो जलोढ़ मृदा है ये बहुत ही उपजाऊ होती है। ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाकर मैदान में बिछाई गई है। ये इसका जो क्षेत्र है वह उत्तरी मैदान है। हम देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में यह मृदा अधिक पाई जाती है। कृषि के लिए बहुत ही यह उपयोगी है। मैप में देखें तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। और यहाँ पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ये लाकर मिट्टी बिछाई गई है। ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। और ये थोड़ा सा हम, यह तटीय जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जलोढ़ मृदा तटीय क्षेत्र के ऊपर भी पाई जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदियाँ हैं, महानदी जो नदियाँ हैं, इन नदियों के द्वारा यहाँ पर ये जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप किया गया है। यहाँ पर बताया भी गया है कि यह सकरी गलियारे के साथ राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई, जो अभी हमने मैप में देखा। यह पूर्वी तटीय मैदानों में, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और इन नदियों के द्वारा तटीय क्षेत्र के ऊपर इस मृदा का जमाव किया गया है। अगर इस जलोढ़ मृदा के संगठन की बात करें तो इसमें रेत होती है, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपातों में इस मृदा का निर्माण होता है। अगर हम नदी मुहाने की बात करें तो नदी मुहाने से घाटी के, यानी ऊपर की तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो इनके कणों का आकार भी बढ़ता जाता है। यानी कि तट के ऊपर इस मृदा के कणों का आकार वो महीन होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनका आकार बढ़ता चला जाता है। और ये जो जलोढ़ मृदा है, ऐसी मृदा कि जो मोटे कणों वाली मृदा है वो हम पर्वतों की तलहटी में बने मैदान जैसे द्वार, चौ क्षेत्र और तराई क्षेत्र के ऊपर भी हम यहाँ पर मोटे कणों वाली मृदा को देखते हैं। ये जलोढ़ मृदाएं हैं, इसको हम दो प्रकार में विभाजित करके देख सकते हैं। पुराना जलोढ़ जिसको हम बांगर बोलते हैं, नया जलोढ़ जिसको हम खादर बोलते हैं। ये हमने इसको 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये जो तराई प्रदेश होता है इसको भी हमने पढ़ा है। द्वार और चौ क्षेत्र क्या होते हैं इसको भी हमने देखा है। अगर बांगर मृदा की बात करें तो इसमें कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी कि जो मिट्टी होती है उसके अंदर कुछ चूने जैसे जो पदार्थ हो कंकड़ के रूप में, यानी कि एक संगठित रूप में रहते हैं, जिसको हम कंकड़ बोलते हैं। तो जो ये पुराना जलोढ़ है उसमें तो उनकी चूने पत्थर की, या ये कहें कि चूने की जो ग्रंथियाँ हैं वो पाई जाती हैं। ये जलोढ़ है ये बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना की मात्रा बहुत अधिक होती है। और यहाँ पर हम गेहूं, चावल और गन्ने की खेती करते हैं। अधिक उपजाऊ होने के कारण ही इस क्षेत्र में गहन कृषि होती है और जनसंख्या का घनत्व भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है काली मृदा। काली मृदा, इसको हम रेगुड़ मृदा भी बोल सकते हैं, या काली मृदा जो होती है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। काली मृदा का जो क्षेत्र है वो डेक्कन प्लेटू, दक्षिणी जो पठार है, उस दक्षिण पठार के उत्तर पश्चिम भागों में ये पाई जाती है। और इस काली मिट्टी का जो निर्माण वह लावा जलक शैलों से अधिक होता है। यह अगर इस क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, MP, छत्तीसगढ़ पठार के ऊपर यह पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी भाग में भी थोड़ी सी जगह पर गोदावरी, कृष्णा नदी का जो घाटी है वहाँ पर भी ये पाई जाती है। मैप में अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये सौराष्ट्र हो गया, ये मालवा हो गया, ये पूरा क्षेत्र, ये मालवा हो गया, ये सौराष्ट्र हो गया, ये इधर गोदावरी और इसका नदी घाटी क्षेत्र हो गया यहाँ पर। तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो काली मृदा का क्षेत्र है। काली मृदा बहुत ही महीन कणों से निर्मित होती है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और इस मृदा में हम कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। इसमें फास्फोरस की जो कमी होती है, हमने जलोढ़ मृदा में यहाँ पर देखा था, यहाँ पर पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। यहाँ पर इस काली मृदा में हम कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना ये तो यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन फास्फोरस की इसमें कमी होती है। और ये जो गर्म और जो शुष्क मौसम होता है
तो उस समय इस मृदा के सूख जाने के ऊपर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये सेल्फ प्लगिंग इसको बोलते हैं। और गीली होने के ऊपर यह मृदा बहुत ही चिपचिपी होती है और इसको उस समय जोतना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसमें यहाँ पर मानसून प्रारंभ होने से पहले ही यहाँ पर जुताई उस क्षेत्र की कर दी जाती है। काली मिट्टी कपास के लिए है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें लाल और पीली मृदा की, तो डेक्कन प्लेटू है, उसके पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानें हैं, यानी कि जो दक्षिण पठार है वो आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। और इस आग्नेय चट्टानों के कारण ही यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल और पीली मिट्टी है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान का दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में यह मृदा पाई जाती है। लाल रंग इस मृदा का है, तो यह आग्नेय चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु की अधिकता के कारण यह लाल रंग की है। और पीला रंग है इसमें, वो जल के साथ क्रिया करने से यह थोड़ी पीली पड़ जाती है। अब हम बात करते हैं लेटराइट मृदा की, तो लेटराइट मृदा इसी क्षेत्र में होती है वैसे तो, लेकिन इसमें ये जो अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर ये लेटराइट मृदा पाई जाती है। वर्षा के कारण इसके अंदर जो पदार्थ हैं वो जल के साथ नीचे की तरफ निक्षालित हो जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं, जिससे ये मृदा अनुपजाऊ रह जाती है और यह लेटराइट मृदा कहलाती है। और जहाँ पे हमने लाल मृदा की बात की थी वह कम वर्षा वाले क्षेत्र में होती है और ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। भारी वर्षा होने के कारण से इसके जो पदार्थ हैं, इस मिट्टी के जो लौह अंश हो गए या कुछ और जीवाश्म वगैरह हो गया, वह सारे के सारे निक्षालित हो जाते हैं, यानी लीचिंग यानी कि नीचे की तरफ चले जाते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। अधिक तापमान के कारण यहाँ जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अतः यह ज़्यादा उपजाऊ मृदा नहीं है। इसमें अधिक मात्रा में अगर आप खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर इसमें खेती आप कर पाएंगे। अगर इसके क्षेत्र की बात की जाए तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एमपी और उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। और अगर इसमें रासायनिक तत्वों और उर्वरकों का प्रयोग करके यहाँ पर चाय और काफ़ी पैदा की जा रही है। और लेटराइट मृदाएं, लाल लेटराइट मृदा है वो काजू की फसल के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की, तो इसका रंग है वो लाल व भूरे जैसा होता है। इसमें ये ज़्यादा रेतीली होती है, जिसमें लवण मन की नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। और नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों का जल वाष्पीकृत करके यहाँ पर नमक बनाया जाता है। सांबर झील राजस्थान में इसको देख सकते हैं, वहाँ पर जल को वाष्पीकृत हो जाने से नमक का निर्माण किया जाता है। इस मृदा में कि ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है। और जैसे जैसे हम मृदा की सतह के नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो कैल्शियम की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाती है और नीचे की परतों में चूने की कंकर की सतह पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जल है वो नीचे की तरफ नहीं जा पाता है, यानी कि जल अंतः स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है। जल जो वाटर इनफिल्ट्रेशन है वो नहीं हो पाता है, यानी कि जल मृदा के अंदर नहीं जाएगा तो बारिश के समय थोड़ी बहुत बारिश हो जाने से यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति का माहौल बन जाता है, क्योंकि जल तो नीचे की तरफ जा ही नहीं पाता है। अब हम बात करते हैं वन मृदा की, तो यह आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे वर्षावन इस मिट्टी में हम देख पाएंगे। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार हो जाती हैं। और ऊपरी ढालों में ये जो वन मृदा है ये मोटे कणों की होती है। और इस मृदा में ये ज़्यादा बहुत ही एसिडिक होती है और ह्यूमस नहीं होता है, इसमें ह्यूमस नहीं होता है, यानी कि जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और विशेषकर ये जो वन मृदा है ये नदी सोपानों में, जलोढ़ पंख में ये मृदा उपजाऊ हो जाती है। नदी सोपान और जलोढ़ पंख वहाँ बनते हैं जब नदी नीचे की तरफ उतरती है, तो उतरते वक्त वह इस अपनी तलहटी में इस मृदा का जमाव कर देती है, जिससे जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है। अब हमने देखा कि मृदा हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है, वनस्पति को जीवन नहीं मिल पाता है। अतः हमें इस मृदा का संरक्षण बहुत जरूरी हो जाता है।
यानी कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो मृदा के कटाव हो जाने से होता है, और यह कटाव की प्रक्रिया बहुत सारे कारकों से होती है। जल से भी कटाव हो जाता है, वायु से भी कटाव हो जाता है, और इस मृदा को बनने में हमने देखा कि बहुत सारा समय भी लग जाता है। अतः हमें इसके अपरदन को रोकना होगा, या और अन्य जिस कारणों से अतिचारण से, वनों के काट देने से जो मृदा का जो नुकसान हो रहा है उसको हमें रोकना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मानवीय जो क्रियाएं हैं, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से इस मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, या मृदा का कटाव हो जा रहा है। और बहुत सारे प्राकृतिक तत्व, पवन, हिमनद, जल, इनसे भी इस मृदा का कटाव हो रहा है, और कई जगह पे मृदा का कटाव हो जाता है जिससे अवनलिकाएं बन जाती है, यानी कि गहरी गहरी वाहिकाएं जो घाटियां सी बन जाती हैं, जो जल के द्वारा धाराओं के रूप में उसको काट दिया जाता है, जिसको अवनलिकाएं कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र के ऊपर हम कृषि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जोतने योग्य नहीं बच पाती है, और ऐसी भूमि को हम उत्काद भूमि या बैडलैंड बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम चंबल जो क्षेत्र है, चंबल बेसिन है, वहाँ पर इस प्रकार के बैडलैंड यानी उत्कात भूमिखंड हमें वहाँ पर पाएंगे, मिलेंगे, जिसको रेवाइन बोला जाता है। और भी इसमें बताया है, पवन के द्वारा भी मृदा का कटाव हो जाता है, और गलत ढंग से हल चलाने जैसी क्रियाओं से भी मृदा का कटाव हो रहा है। तो इस मृदा का संरक्षण करने के लिए बहुत सारे हम उपाय कर सकते हैं। जैसे जो ढाल वाली भूमि है वहाँ पर हम समुच्च रेखाओं के समांतर हल चलाकर समुच्च रेखाओं के समांतर उसके ऊपर जुताई करके उस भूमि को उस मृदा का कटाव होने से हम रोक सकते हैं, जिससे जल बहाव की जो गति है वह कम होती चली जाएगी। उसके बाद हम जो ढाल वाली जो भूमि है उसके ऊपर हम सोपान बनाकर यानी कि सीढ़ीदार खेती करके भी मृदा के कटाव को रोक सकते हैं। हिमालय क्षेत्रों में सोपान या सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। इसमें बड़े खेतों को पट्टियों के रूप में बांटा जाता है, और फसलों के बीच में घास की पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे मृदा का कटाव रुक जाता है। और इस प्रकार की कृषि को हम स्ट्रिप फार्मिंग या पट्टी कृषि का कहते हैं। एग्जाम में इस तरह की टर्म दे देते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग क्या है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। पेड़ों की कतार लगाकर, शेल्टर बेल्ट लगाकर भी हम रोक सकते हैं, जिससे पवनों की गति कम हो जाएगी और मृदा का कटाव नहीं होगा। अगर हम पश्चिमी भारत में मरुस्थल की बात करें, रेत के रीटेलों को रोकने के लिए यह पद्धति काफ़ी कारगर है। अभ्यास प्रश्न हम इसके देखें तो पहला प्रश्न है कि लो एज किस प्रकार का संसाधन है। तो लो एज हमने देखा यह है अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। अनवीकरणीय है परंतु इसको चक्कर हो सकता है, ये चक्रीय है। दूसरा प्रश्न है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय जो ऊर्जा है वह नवीकरणीय संसाधन है, अतः इसका पहला आंसर होगा पुनः पूरित योग्य संसाधन है। तीसरा प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है। तो पंजाब में हमने देखा कि अधिक सिंचाई के कारण वहाँ पर जो भूमि है वो खराब हो रही है, तो अधिक सिंचाई यहाँ पर भूमि निम्नीकरण का कारण है। आगे वाला क्वेश्चन है कि किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जा रही है। तो ये हमने देखा कि जो उत्तराखंड है वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती करके भूमि कटाव को रोका जाता है। नेक्स्ट है कि कौन से राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो हमने देखा कि महाराष्ट्र, गुजरात जो क्षेत्र है वहाँ पर ये मृदा अधिक पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे प्रश्न है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। तो हम देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र, या मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र भी हम इसमें ले सकते हैं। यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। आगे कह रहे हैं कि इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो फसल हमने देखा यहाँ पर कपास के लिए है सर्वाधिक उपयुक्त है। आगे प्रश्न है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषता बताइए। तो पूर्वी तट की नदी जो डेल्टा थी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी की जो डेल्टा थी, यहाँ पर हमने देखा इन डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जा रही थी। अगर हम जलोढ़ मृदा की बात की जाए तो इसकी मुख्य विशेषता यह बहुत ही उपजाऊ होती है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इस मिट्टी में फास्फोरस, चूना, पत्थर इनकी मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पहाड़ी क्षेत्रों में
मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? जो पहाड़ी क्षेत्र है वो हमने देखा, वहाँ पे आप समुद्र रेखे खेती कर सकते हो, समुद्र रेखाओं के समांतर वहाँ पर जुताई करके कर सकते हैं, सीढ़ीदार खेत बनाकर वहाँ पर हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। जैव संसाधन वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे हमने देखा वनस्पति, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सब जैविक संसाधन है। अजैव संसाधन की बात करें तो हमने देखा स्थल भाग हो गया है, पर्वत पठार, ये सब अजैव संसाधन होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 120 शब्दों में इसका उत्तर देना है, यानी कि थोड़ी बड़ी क्वेश्चन आ गई, तो इनका हल में हम देख सकते हैं कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। 1960 और 61 में वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? तो भूमि उपयोग हमने देखा था, भारत में भूमि का जो उपयोग है वह वन के क्षेत्र भी हो रहा है, परती भूमि में भी उपयोग है, कृषि के लिए अयोग्य भूमि है, तो उनका हम वर्णन कर सकते हैं। पीछे उसमें पेज के ऊपर जाकर हम इसका पूरा डिटेल से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग किस प्रकार से हुआ है? यानी विकास के लिए संसाधनों का होना अति आवश्यक है, और यह संसाधन का होना ही जरूरी नहीं है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। जैसा हमने अभी औपनिवेशिक देशों का एग्जाम्पल लेकर देखा था, वहाँ पर औपनिवेशिक देशों में संसाधन तो थे लेकिन वहाँ विकास नहीं हो पाया, और ब्रिटेन जैसे देशों के जो हम उपनिवेश थे वहाँ पर टेक्नोलॉजी होने के कारण उस क्षेत्र का विकास अधिक हो पाया। या हमने भारत में भी और एग्जाम्पल लेकर देखा, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं लेकिन वो विकास के उसमें पिछड़े हुए हैं, और दूसरे क्षेत्र हैं जहाँ पे नहीं पाए जाते, वहाँ पर टेक्नोलॉजी होने के कारण विकास हुआ है। तो ये इसका आंसर होगा।